जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 20 प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज का जो सेट है दोस्त, ये चौथा नंबर का सेट है, सेट नंबर 4 है। ठीक है, तो 20 प्रश्न होंगे, जिसमें ये 20 के 20 प्रश्न पिछले साल के क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे और इस बार कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। हर सवाल दोस्तों आपको समझ में आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ दिया गया है। साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। तो सतीश की वर्तमान आयु क्या है? इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है सतीश की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान से समझिएगा कैसे लगाना है इसको। दो लोग हैं, एक साई है, ठीक है, साई है और एक सतीश है, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:4। अगर साई का अनुपात 5 है तो सतीश का अनुपात क्या है? 4 है, अनुपात में दिया गया है, ठीक है। आगे कहा गया है कि 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। यानी 3 साल यहाँ पर साई की उम्र बढ़ेगी और 3 साल सतीश का भी उम्र बढ़ेगा। तो ऐसा होने पर इनकी जो आयु का अनुपात हो रहा है वह 11:9 हो जा रहा है, ठीक है दोस्त, 11:9 हो जा रहा है। क्लियर है? अब इसको कैसे हल करना है इस बात को समझिए। करना क्या है दोस्तों, आपको तिर्यक गुना करना है। 9 का 5 में 9 पंजे 45, ठीक। 11 का 4 में 11 44। तो इन दोनों का अंतर लेना है। 45 - 44 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अनुपात। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर क्या करना है, 11 का गुना 3 में करना है और 9 का गुना 3 में करना है। तो 11 × 33 और 9 × 27, ठीक। 27 दोनों का अंतर निकालेंगे, 33 - 27 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 1 अनुपात का मान क्या हो गया दोस्तों? 1 अनुपात का मान यहाँ से क्या हो गया? 6। अगर 1 अनुपात का मान 6 है तो आपसे पूछा गया है कि सतीश की वर्तमान आयु बताइए। तो सतीश की वर्तमान आयु क्या है? 4 अनुपात है। 1 अनुपात का मान 6 है तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 6 से गुना कर देंगे, 6 चौको 24। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 वर्ष। 24 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सतीश की जो वर्तमान आयु है दोस्तों वो क्या है? 24 है। अगर हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर पूछ ले आपसे साई की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 5 अनुपात का मान निकाल देंगे। तो सतीश का क्या हो जाएगा? 24 साल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों ये सवाल समझ में आया है तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे। सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे। जिनको समझ में आया तो वाई लिखिए, और जिन भाइयों को नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में एन लिखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दो भिन्नों का योग 5/6 है, उनमें से एक 3/4 है, तो अन्य भिन्न क्या है? यानी दूसरा भिन्न क्या है? दो भिन्न दिए गए हैं, एक का योगफल, दोनों का योगफल दिया है 5/6, जिनमें से एक भिन्न दिया गया है, कितना है? 3/4 है। तो दूसरा भिन्न क्या है दोस्तों? दूसरा भिन्न हम कुछ भी मान सकते हैं। इसमें से ऑप्शन में से एक सही है, या तो आप ऑप्शन से हल कर दीजिए या तो वैसे कर सकते हैं। एक भिन्न 3/4 है तो दूसरा भिन्न हम मान लेते हैं यक्स है, और इन दोनों भिन्नों का योगफल क्या है? 5/6 है। 5/6 के बराबर कर देंगे। यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 3/4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5/6 माइनस का 3/4। इसी को हल कर दीजिए। देखिए 4 × 5 = 20 और 6 × 3 = 18। 18 और 20 का अंतर क्या हो जाएगा? 2। 2/12, 6 चौको 24, 6 चौको 24। इसको काट के छोटा कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 से काटेंगे, 12 में कैंसिल, यानी 1/2 वह भिन्न है 1/2, ठीक है। यक्स क्या माने हम? दूसरे की भिन्न माने हैं, तो दूसरा भिन्न जो है क्या आ गया? 1/2 आ गया, सॉरी 1/12 आ गया। 1/12 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 4 इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1/12। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3।
तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपये में खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, 60 का हम निकाल दीजिए 125%, क्योंकि जो खरीदा गया है वस्तु वो 100% के बराबर है। 25% लाभ पर बेचना चाहता है, इसका मतलब बेचेगा कितने में, 100 + 25%, यानी 125% पर बेचेगा। तो 60 का 125% निकाल दीजिए यहाँ से, 60 का 125%, ठीक है। 60 का 125% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 125/100। 25 से आप इसको काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 4 से इसको भाग देंगे, यहाँ पर 4 से काटेंगे 60 को तो कटेगा कितने बार में, 15 बार में, 15 चौको 60, 15 को 5 करेंगे, 15 × 5 = 75 हो जाएगा दोस्तों। तो 75 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, 75 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 75 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की आयु का 3 गुना पार्थिव की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। क्रिस की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्रिस की वर्तमान आयु के मान लेते हैं और पार्थिव की वर्तमान आयु पी मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, पार्थिव से कितना, 5 वर्ष छोटा है। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से k - p बराबर -5, ठीक। यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। और एक बात कहा गया है आगे कि 8 वर्ष पहले क्रिस की आयु का 3 गुना पार्थिव की आयु के 2 गुने से 10 अधिक थी। 8 साल पहले जाएंगे तो 8 साल क्रिस की आयु क्या हो जाएगी, k - 8, इसका 3 गुना किसके बराबर है, तो 8 साल पहले पार्थिव के उम्र के 2 गुने से ये 10 क्या है, अधिक है। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, ठीक। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k - 24, ठीक है, बराबर यहाँ से 2p - 16 + 10। इसको जब आगे हल करेंगे, इसको 2p को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर की जब बाएं साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3k - 2p बराबर 24 को इधर लेकर जाएंगे बराबर के दाएं साइड में, तो -24 है तो +24 हो जाएगा। 16 - 16 + 10 -6, और 24 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 + 18। एक समीकरण यहाँ से बन गया, ठीक है। एक समीकरण दोस्तों यहाँ से बन गया। हमें किसका मान निकालना है, क्रिस का वर्तमान आयु पूछा है, के का मान निकालना है। के की मान निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पी को ख़त्म करना पड़ेगा। पी कैसे ख़त्म होगा, यहाँ से देखिए, आप क्या करिए, इसमें दोनों साइड में आप 2 से कर दीजिए यहाँ पर गुना, क्योंकि यहाँ पर पी का मान क्या है, यहाँ पर पी का मान, पी में 2 से गुना किया गया है, तो यहाँ पर आप जब 2 से गुना करेंगे तो पी का मान 2p हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, 2k - 2p बराबर -10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक समीकरण यहाँ से ये बन गया ना, अब ये बन गया। अब इस वाले समीकरण को और इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण, 3k - 2p बराबर 18। घटाएंगे दोस्तों, तो घटाते समय नीचे की चिन्ह बदलते हैं, जहाँ यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये -2p +2p से कैंसिल हो जाएगा। -3k में से 2k घटाएंगे प्लस का 2k, तो माइनस का k बचेगा, -k बराबर यहाँ से -18 और -10 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 28, -28। तो माइनस माइनस से कैंसिल, यानी के का मान क्या हो गया, 28। के क्या है, क्रिस की वर्तमान आयु है। तो क्रिस की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, यहाँ से 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 28 वर्ष। क्लियर है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 0.768 है। यदि उनमें से एक दशमलव संख्या 1.6 है तो अन्य ज्ञात कीजिए, यानी अन्य जो दशमलव संख्या है उसको ज्ञात करना है। दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 0.768 दिया गया है। ठीक, ये दोनों का गुणनफल है। एक दिया है, दूसरा का निकालना है तो पहले से भाग दे देंगे। यहाँ पर 1.6 से भाग देंगे तो दूसरा जो दशमलव संख्या था वह निकल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से जब भाग देंगे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाकर दशमलव के जो स्थान है उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करने हैं, यहाँ से अब यहाँ पर आपको भाग देना किसमें? 76, 8 में भाग करना किससे? 1600 से। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक जीरो क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ा लेंगे। एक जीरो बढ़ाएंगे तो भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है दोस्तों, 4 बार भाग जाएगा। ठीक, देखिए 4 बार भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा? 16 चौको 64, 6400 हो जाएगा दोस्तों, 6400। ठीक है, तो घटा दीजिए यहाँ से, क्या हो जाएगा? 0 8 2 1। अब कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आप क्या करिए, दशमलव लगा है, जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पर दोस्तों जब 1600 से भाग देंगे 12800 में तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? देखिए यहाँ पर 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 8 128, तो 8 बार में भाग यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, 8 बार में भाग चला जाएगा तो हो जाएगा क्या? 12800। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कट जाएगा। तो कितना, इस दूसरा जो संख्या था दशमलव संख्या, कितना हो जाएगा वहाँ पर? 0.48, 0.48, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.48। क्लियर है दोस्तों? इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए एक बार सवाल को, एक बार सभी लोग सवाल को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चिड़ी का आकार एक अर्धगोले पर चढ़े शंकु के छिन्नक का होता है। छिन्नक की व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो चिड़ी की कुल लंबाई 7 सेंटीमीटर है। बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों आपसे पूछा गया है, यह आपको बताने हैं क्या होगा इसका बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फिगर दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, चिड़ी कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, चिड़ी कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे है। ठीक है, इस प्रकार से चिड़ी है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर बोला गया है कि इसमें जो एक छिन्नक है, नीचे क्या है यहाँ पर अर्धगोलाकार हिस्सा है। ठीक है, छिन्नक का व्यास क्या है? 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ऊपर का व्यास, यानी हम व्यास अगर 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r मान लेंगे, व्यास का आधा हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2 इसमें त्रिज्या बनेंगी, एक हम मानते हैं कैपिटल R और एक को मानते हैं स्मॉल r। कैपिटल R बड़ा व्यास, बड़े त्रिज्या, और स्मॉल r छोटी त्रिज्या। तो बड़ा व्यास अगर 5 सेंटीमीटर है तो उस त्रिज्या क्या हो जाएगा? आधा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, और छोटा जो व्यास है दोस्तों वह 2 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब जो चिड़ी है उसका आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसमें 2 फिगर बन रहा है, एक छिन्नक बन रहा है, एक अर्धगोलाकार अर्धगोला बन रहा है। तो उसका हमें जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अच्छा, पूरी चिड़ी का जो ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर है, यानी h का मान क्या है? 7 सेंटीमीटर है।
एच का मान 7 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, एच का मान 7 सेंटीमीटर है। तो अगर एच का मान 7 सेंटीमीटर है तो सिर्फ और सिर्फ अगर छिन्नक की ऊंचाई पूछा जाए, छिन्नक की ऊंचाई, तो छिन्नक ऊंचाई क्या हो जाएगा, छिन्नक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो छिन्नक का ऊंचाई दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 में से आप 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर छिन्नक की ऊंचाई हो जाएगी। क्यों, देखिएगा इस प्रकार से फिगर है, यह अर्धगोलाकार है और इस पर क्या है, तो एक छिन्नक है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पूरा 7 सेंटीमीटर है और इसका जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हर जगह बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूछा जाए कि ऊंचाई क्या होगा, तो ये तो 1 सेंटीमीटर है, पूरा 7 सेंटीमीटर है, तो है कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो छिन्नक की ऊंचाई केवल और केवल छिन्नक की ऊंचाई क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से फार्मूला क्या होता है, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छिन्नक का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल। क्या होता है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको दोस्तों यल का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ पर यल है तो आपको यल का मान निकालना पड़ेगा। यल का मान कैसे निकालेंगे, यल बराबर हो जाएगा, यल बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से मान सब रखेंगे, एच क्या है, एच का मान क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। छिन्नक की ऊंचाई निकालना है तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, यानी यल निकालेंगे तो छिन्नक की ऊंचाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस कैपिटल आर क्या है तो 2.5 है, स्मॉल आर क्या है 1 है, घटाएंगे तो 1.5 होगा। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.25। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 38.25। इसका दोस्तों वर्गमूल जब निकालेंगे आप तो लगभग यह 61 दशमलव कुछ आएगा, तो हम इसको मान लेते हैं 62। क्या मान लेते हैं, 62, यानी 6.2, 6.2 इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करने हैं, ये जो ऊंचाई हमने यल का मान निकाला है बस इसमें आपको रखना है। तो यहाँ पर मान सब रखेंगे तो क्या होगा, देखिए पाई का मान 22/7, यहाँ से पाई कामन ले सकते हैं, पाई कामन ले सकते हैं, यानी 22/7 हो जाएगा कामन। यहाँ से अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी 2.5 प्लस 1 3.5, 3.5। ठीक है, 3.5 हो जाएगा और यल का मान 6.2 है प्लस 2, पाई का मान 22/7 हमने कामन ले लिया है, आर का मान स्मॉल आर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को आपको हल करने हैं, एक बार बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। इसको दोस्तों आप लोग हल करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए तब तक हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है, इस सवाल में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ये आपको बताने हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इन चारों में से कोई भी संख्या अगर आ गया इकाई के स्थान पर वह कभी वर्ग नहीं हो सकता है। देखिएगा यहाँ से यहाँ 7 आ गया इकाई का अंक, ये तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 2 आ गया, ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 3 आ गया यहाँ पर इकाई का अंक, ये भी किसी की संख्या का वर्ग नहीं है। बस 441 दोस्तों वर्ग है, 441 वर्ग होता है जो कि 21 का होता है और ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, 441 इसका सही उत्तर होगा, यही एक पूर्ण वर्ग है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, रेल ट्रेन वाले क्वेश्चन है। देखिएगा कहा गया है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी
54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की दोस्तों लंबाई आपसे पूछा गया है। देखिए जो लंबाई होती है दोस्तों वह प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई वही दूरी होता है। ट्रेन की लंबाई कितना है? 150 है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से यहाँ पर गुना कर लेंगे, ठीक है, इंटू चाल गुना समय। चाल ये हो गया, समय क्या है? 42 सेकंड, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 का गुना 42 में करेंगे तो 15 दूना 30, 15 चौको 60 और 3 63, 150 प्लस यक्स बराबर 630। तो यक्स का मान निकालेंगे 630 माइनस 150 हो जाएगा। तो यहाँ से 0, 13 में से 5 गया तो 8 और 5 में से 1 गया दोस्तों 4। 480 प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 480 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में 480 दिया गया है और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको लगा लेंगे ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। तो आपका आंसर क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। कौन सा, आप देखिए जब भी आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो आप क्वेश्चन के साथ उसका ऑप्शन लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे आप लोग इसका जवाब देंगे। क्लियर है भाई? एक बार बताएंगे दोस्तों, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ तक तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है भैया, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। कहा गया है कि दिए गए प्रश्न पर एक विचार करके यह निर्णय लीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन सा कथन पर्याप्त होगा? यहाँ पर कहा है कि कौन सी प्राकृतिक संख्याएं ABCD और E विषम संख्याएं हैं। कौन सा है जो कि विषम संख्या है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी देखिए इसमें आपसे कहा गया कि कौन सी प्राकृतिक संख्या ऐसी है जो कि विषम है। पहला कथन ये कहा गया है ABCD और E प्राकृतिक संख्याएं हैं। बात सही है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। और B क्या है? एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है भैया, B क्या है? एक अभाज्य संख्या है। प्राकृतिक संख्या है ABCD और E, लेकिन ये बात नहीं कहा गया है कि लगातार प्राकृतिक संख्या है, ये बात आपसे नहीं कहा गया है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 ये सभी हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या हम 2 से स्टार्ट करते हैं, हम मानते हैं कि 2 A है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे दिया गया है। लेकिन B वाला क्या है? B वाला एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। बात सही है। ये भाई यह A है, यह B है, ये C है, तो यह D है, तो यह क्या है? E है। ये नहीं है, 7 नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि B अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा विषम संख्या है। तो हम विषम संख्या नहीं बता सकते कन्फर्म कि कौन सा विषम हो सकता है। अगर हम 3 से स्टार्ट, अगर हम 4 से स्टार्ट कर दे दोस्तों, अगर हम इसको 4 मान लेते हैं, 4, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी के बारे में पार्टिकुलर एक सही सीक्वेंस में बात नहीं कहा गया है, कन्फर्म नहीं बताया गया है। तो इसलिए हम लोग किसी भी कथन से हमें नहीं बता सकते हैं कि कौन सी संख्या विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B होगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ही और ना ही 2 पर्याप्त है, कोई पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है भैया? एक बार सभी लोग बताएंगे क्या इस बात में कोई दिक्कत है? आप तो कमेंट करिए। अगर इस सवाल में आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
आइए अगला प्रश्न आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कहा गया है कि 10% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये है। यदि वस्तु को 370 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा 440 रुपये में जब वस्तु को क्या किया गया है, बेचा गया है, तो कितना का लाभ होता है 10%, यानी 110% पर यहाँ पर इसको बेचा गया है। क्लियर है। अगर कह रहा है कि हम इसको 370 में बेच दें तो इसको कितने परसेंट की हानि होगी, तो 370 का मान निकाल दीजिए, 110 बटे 440 गुना 370। क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे 4 बार में कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 7 28 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36 बचेगा 1 हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कितने परसेंट पर बिक रहा है, तो 92.5% पर बिक रहा है। तो कितने की नुकसान हो गया भाई, 100% इसका विक्रय मूल्य था, बिक रहा है कितने 92.5% पर, तो कितने का नुकसान हो गया, तो 7.5% का दोस्तों क्या हो गया, नुकसान हो गया। 7.5% का नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7.5% दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। एक 900 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से हराता है। उसी दौड़ प्रतियोगिता में किरण राहुल को कितने मीटर से हराती है। देखिए दोस्तों, 3 लोग हैं, एक कौन है, सतीश है, और इसमें एक किरण है और एक है राहुल। 3 लोग हैं इस दौड़ में। इसमें कहा गया कि 900 मीटर की दौड़ में की प्रतियोगिता हुई जिसमें सतीश किरण को 270 मीटर से हराता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब सतीश 900 मीटर चलता है तो किरण 270 मीटर से हार गया। इसका मतलब वो कितना दूरी तय करता है, 630 मीटर। ठीक है। आगे एक बात बोला है कि राहुल को 340 मीटर से हराता है। इसका मतलब जब सतीश 900 मीटर चला तो राहुल 340 मीटर कम चला। इसका मतलब कितना चला हुआ, राहुल चलता है कितना चलता है भाई, 560 मीटर। ठीक, इसका क्या करिए आप निकाल दीजिए यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर सतीश का तो अनुपात क्या हो गया 90, किरण का 63, राहुल का 56। कह रहा है कि उसी दौड़ प्रतियोगिता में किरण राहुल को कितने मीटर से हराती है। यानी किरण कितना चलती है 300 मीटर, सॉरी 63 अनुपात में 63 चलती है तो कितनी दूरी तय करती है 900। 63 बराबर 900, 63 का मान क्या है 900 है। अभी देखिए कितने मीटर से हराती है यह राहुल को, 63 यह चलती है, राहुल चलता है 56 अनुपात, कितने मीटर से हरा दी, तो कितने से हरा दी 7 अनुपात से। तो 7 अनुपात का मान निकाल देंगे यहाँ से। 7 अनुपात का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा भाई, 7 अनुपात का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 900 बटे 63 गुना 7 कर देंगे। 7 से काटेंगे 7 9 63, 9 से काटेंगे 9 1 कम 9 यानी 100। क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों 100 मीटर। तो किरण राहुल को कितने मीटर से हराती है 100 मीटर से। 100 मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सवाल समझ में आ गया है तो वाई, नहीं समझ में आया है तो एन लिखेंगे। एक बार सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट बॉक्स में समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे और नहीं समझ में आया है तो एन लिखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। एक बार सभी लोग सवाल को दोस्तों पढ़ेंगे और इसको लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए क्या कहा गया है, यदि 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 है और एक्स का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा है या बराबर है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, एक्स का मान बताइए क्या होगा। बड़े ध्यान से दोस्तों समझने वाली बात है। देखिएगा यहाँ से एक बात समझेंगे आप, इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ देखिए दो तो है ही इसमें, दो कॉमन कर देंगे बाहर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1, 10 स्क्वायर थीटा यानी 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। यहाँ से हो जाएगा 2 10 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स बराबर, इसे 2 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो बराबर 3 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दोस्त 10 एक्स का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या 3, क्योंकि वर्ग घटेगा तो संख्या अंडर रूट में हो जाएगी। अब यहाँ से आप बताएंगे 10 कितने डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, 10 एक्स बराबर 10 60 डिग्री। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, एक्स का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, एक्स का मान कितना 60 डिग्री, तो 60 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 60 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर 14। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने दिया गया है और क्या कहा गया है, देखिएगा वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष में से 60% घरेलू खर्चों पर करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए उसकी मासिक आय कितना है, एक्स है दोस्तों। अब इसमें से उसने 15% घरेलू खर्च कर दिया, घर के किराए पर खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 85%, तो 85/100 गुणे फिर का शेष का, अभी जो बचा है इसका 60% खर्च करता है घरेलू खर्च पर, तो कितना भी बचा लिया वह 40%, तो 40/100 बराबर, लेकिन बचा लिया कितना 2210 रुपये। कुल का कुल बचाने का जो बचाया है, कितना बचाया है 2210, तो 2210 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप काटेंगे तो 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 5 से काटेंगे 17 बार में कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार में कैंसिल। ठीक, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ से 2 बार में कैंसिल। 17 से भाग देंगे यहाँ पर दोस्तों, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 बचेगा 5, 17 तियाँ 51, 130 हो जाएगा दोस्तों। अभी 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 5 10, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा 65, 100 का गुना कर देंगे 65 गुना 100 यानी 6500, 6500 इसका उत्तर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों, इसमें क्या कहा गया है, ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जो कि 4/7 में 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है। एक भिन्न बताइए, ऐसी कौन सी भिन्न है जो कि 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 5/6
6 से कम है। ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जो कि 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है। उस भिन्न को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? यक्स मान लेते हैं। यक्स मान लेते हैं जो इतना से अधिक है, तो घटा दीजिए कितना अधिक हो जाएगा ये पता चल जाएगा। यक्स में से 4/7 घटाएंगे तो ये पता चलेगा कितना अधिक है। ठीक है, जितना कि 5/6 से कम है, 5/6 से कम है, इससे पता चलेगा कितना कम है। जितना अधिक उतना कम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। जितना अधिक है उतना ही क्या है? कम है, तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ से इसको जब उधर लेकर जाएंगे, ठीक, इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2x बराबर 5/6 प्लस 4/7, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 7×5 = 35 और 6×6 = 24, 35 और 24 59/7×6 = 42। 2x का मान क्या हो गया? 59/42। तो x का मान क्या हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे, नीचे भाग हो जाएगा, तो क्या होगा? 59/84, 59/84, जो कि ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है भैया? यह ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया है? निम्न को हल कीजिए, बताना है इसको हल करने के बाद क्या उत्तर आएगा। अगर आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका उत्तर क्या होगा। आप सभी कैंडिडेट जितने भी भाई दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें कहा गया प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य कितना होगा? त्रिकोणीय का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे अगर प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या लेना है, एक ले लिए +3 करिए, 1 3 4 3 7 3 10 3 13, ये है प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या। अब इसका माध्य पूछ दिया आपसे, तो माध्य क्या होता है? बीच की संख्या होती है, तो बीच में क्या है? 7 है, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 7, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कहा गया है इसमें कि दीप्ति ने 175 रुपये में कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए उसने 116 रुपये में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? खरीदा कितने में? 175 में, यानी इसका सीपी कॉस्ट प्राइस है। बेचा कितने में? 161 रुपये में। कितने का नुकसान हो गया यहाँ से? 4 1, 14% का नुकसान किस पर? 175 पर गुना 100। देखिए 25 7 175, 25 चौका 100, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो कितना उत्तर होगा इसका सही? 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और मलेशिया में ट्रेन बहुत समय की पाबंद है। ठीक है, श्रीमान जेड को ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय का प्रतीक्षा करनी होगी? अब बात को समझेंगे यहाँ से। जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेड कब रेलवे स्टेशन पहुंचता है? 10 बजे।
ट्रेन का समय सुबह 11 बजे और अगली ट्रेन का समय दोपहर 12 बजे है। तो पूछा गया है कि कितनी अधिकतम कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो यहाँ से देखिए पहले वाले कथन से कह रहा है कि 10 बजे वह पहुँचा। जब 10 बजे पहुँचा तो देखा कि एक 11 बजे ट्रेन मिलेगी और एक 12 बजे। तो अगर 12 बजे प्रतीक्षा करेगा, सबसे लंबा प्रतीक्षा यही होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ही कथन सही हो जाएंगे दोस्तों, दोनों ही कथन सही होंगे, दोनों कथन पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कथन 1 और कथन 2 क्या है, दोनों आपस में यहाँ पर पर्याप्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न जो है आज का लास्ट प्रश्न है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पर दोस्तों थीटा है, ठीक है भाई, ये थीटा है, ये थीटा है दोस्तों। इसमें क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है, 2 दिया गया है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है, 2 दिया गया है। अच्छा एक चीज और जानते हैं आप लोग, सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे, एक कोष्टक में दोनों को घटाएंगे। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक कोष्टक में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या है, 1 है। प्लस वाले का मान दिया है कितना, 2, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 2। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान आपसे पूछा गया है दोस्तों, कॉट थीटा का मान पूछा गया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं ये, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 यहाँ पर इसको। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है आपको, दोनों को घटा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ से कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 5/5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/4 हो जाएगा दोस्तों 4। देखिए जब आप जोड़ेंगे इस कोसेक थीटा तो 2 बार हो जाएगा, तो 2 कोसेक थीटा होगा, तो कोसेक थीटा बराबर 5/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब आप इसको हल करिएगा, जब आप इसको दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ से देखिए कोसेक थीटा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कोसेक क्या होता है, लाल बट्टे कक्का होता है। ठीक है, यहाँ से लाल बट्टे कक्का। साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे दोस्तों लंब। कर्ण कितना हो जाएगा 5, लंब क्या हो जाएगा दोस्तों 4, आधार क्या होगा 3 हो जाएगा। आधार कितना होगा 3। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। आधार कितना है, आधार दोस्तों है 3 और लंब क्या है 4। तो 3/4, 1/4 का मतलब 25%, मतलब 1/4 का मतलब होता है 0.25, 3 गुना है 0.75 हो जाएगा प्यारे साथियों, 0.75, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 20 क्वेश्चन हम लोग किए हैं प्रीवियस ईयर के। तो अंदाजा लग गया होगा आपको यहाँ से कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो फिर कल मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।